हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आरएएस 2021 की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स या ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं आरएएस एग्ज़ाम के लिए, तो उनको फॉर्म भरने के अंदर बहुत सारी उनकी क्वेरीज हैं या कुछ समस्याएं उनको आ रही है। तो उनको ध्यान में रखते हुए अपन ने ये वीडियो बनाया है कि मोटा मोटी जो भी उनकी क्वेरीज हैं या कोई समस्याएं हैं, नए बच्चे जो भी अपीयर हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अपन एड्रेस कर लें और फॉर्म कैसे भरा जाना है उसको अपन देख लें। एक्चुअली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे में से बहुतों को कई बार इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, वो चीज़ें हमें पता नहीं रहती हैं या गलत फिल कर देते हैं, और जिनके कारण क्या होता है कि लास्ट के अंदर या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे उनको बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है। और या फिर क्या होता है कि वो किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते थे, उसका आरक्षण उनको मिलना चाहिए था या फ़ायदा उनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने शांति से, सलीके से अपन को फॉर्म भरना है, ठीक है। तो कोई छोटी मोटी जो क्वेरीज हैं उनको अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है आरपीएससी। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपने पास लेकर के बैठें, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लेकर के बैठें। और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, तो आपके पास में ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट हो या फिर आपका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या प्रोविजनल है वो आपके पास में होना चाहिए। फिर आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर हो और वो 50 से 100 केबी के बीच की हो, ठीक है। और सिग्नेचर की भी आपकी फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर, और वो 10 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना भाई, आप में से जो भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस बार फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स के लिए, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपीयर हो रहे हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको आरपीएससी की साइट पर जाना है, rpsc.rajasthan.gov.in। जैसे ही आप इसके होम पेज पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक आरपीएससी ऑनलाइन ये वाला सेक्शन दिखेगा, जिसके ऊपर जैसे ही आप कर्सर को लेकर के जाओगे ये स्लाइड्स आपके ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको ये ऐसा सा कुछ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर आकर के आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आप बेसिकली आपकी एसएसओ आईडी जो है, सिंगल साइन ऑन की जो आईडी है, उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। या तो आप डायरेक्टली एसएसओ आईडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो आप आरपीएससी के होम पेज के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आरपीएससी के थ्रू जाएंगे तो भी आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे, आपके एसएसओ आईडी के पेज पे ही पहुंचेंगे, और नहीं है तो आप डायरेक्टली आपकी एसएसओ आईडी से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो ये आपकी एसएसओ आईडी का होम पेज ओपन होता है भाई। यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ये डिजिट्स यहाँ पर डालनी है और लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे आपके एसएसओ आईडी के अंदर, आपके सामने ऐसा सा कुछ ओपन होता है। यहाँ पर होता है आपके रिक्रूटमेंट पोर्टल, ठीक है। तो इन स्लाइड्स में से कहीं पर भी आपके जो है टाइल्स में से रिक्रूटमेंट पोर्टल नाम का एक होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर माय एप्लीकेशंस जो आपने अप्लाई कर रखे हैं एग्जाम्स के लिए वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके नोटिफिकेशंस कोई आ रखे होंगे और ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, यानी कि वर्तमान में कोई वैकेंसी आ रखी है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा आरएएस का, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2021, ये वाला जो है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा सा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है अगेन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे अब आपका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है भाई। तो सबसे पहले इसके अंदर आपका स्टेप आता है, वो है आपकी बेसिक डिटेल्स, जो भी आपकी आधारभूत कुछ जानकारियां हैं वो आपको यहाँ फिल करनी है। तो वो क्या है भाई, आपका नाम हो गया, ठीक है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम हो गया आपका, उसके बाद आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपकी एज अपने आप आ जाएगी। फिर आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो, जो भी आपको यहाँ पर रेड मार्क वाले दिखाई दे रहे हैं वो आपको भरने मस्ट हैं, ठीक है, वो आपको भरने ही पड़ेंगे।
ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये जैसे ही आप भरने जाओगे, सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो आएगी आपके कैटेगरी पर, ठीक है। यहाँ पर आकर के थोड़ी सी बात करते हैं अपन। कैटेगरी या श्रेणी जो है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जनरल, एमबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, फिर ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, फिर एससी, एसटी और सहरिया ट्राइब फॉर बाना डिस्ट्रिक्ट। ये ध्यान करना भाई। तो आप में से मोस्ट ऑफ को पता होगा भाई कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में या ओपन कैटेगरी के अंदर हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में है या एमबीसी कैटेगरी में है। एमबीसी के अंदर आपको पता हो तो गुज्जर और कुछ जातियां जो है वो एमबीसी के अंदर डाली गई हैं, जैसे गुज्जर है आपका, बंजारा है, आपके ये राइका है, ठीक है। तो ये गाड़िया लोहार वाले ये जो हैं, ये सारे के सारे एमबीसी के अंदर हैं। अब आपको पता होगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो भी आपको पता होगा कि अगर आपके पेरेंट्स की या आपकी फैमिली इनकम जो है वो ईयरली एनुअल लेवल पर 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, ठीक है, और आप आरक्षण के हकदार होंगे। और अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, भले आप एमबीसी में हो, भले आप ओबीसी में हो, तो आप एज ए जनरल ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। चलिए, तो वो आ गया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आती है वो है आपका सहरिया ट्राइब फॉर बाना डिस्ट्रिक्ट। तो बाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सहरिया ट्राइब आप लोगों को पता ही होगा भाई, आप लोग सभी आरएस के अंदर भी पढ़ते हो। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति जो है वो सहरिया है और बहुत ज़्यादा पिछड़ी है, तो इसके लिए इनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका किशनगंज और शाहबाद, ये 2 तहसीलें हैं जहाँ पर सहरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो उनके लिए वहाँ पर कुछ रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है। और वो रिजर्वेशन कितना है कि भाई उनको वहाँ की जो भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती है, जो 12 की इस जगहों पर होंगी, तो उनके अंदर 25% जो आपकी ये पोस्ट होंगी सबऑर्डिनेट सर्विसेज में या मिनिस्ट्री के लेवल पर जो आपकी होती हैं, ठीक है, उनके अंदर इनको 25% यानी कि 1/4 पोस्ट जो है वो इनके लिए रिजर्व होती है। तो अगर आप सहरिया ट्राइब बाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो जो भी आपकी कैटेगरी आप उसको फिल करें यहाँ पर। फिर आपके इधर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस वाला। यदि आप वो कहते हैं सवर्ण जाति से संबंध रखते हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो फिर आप यहाँ पर यस करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो करें, ठीक है। चलिए, फिर आपको आगे एक और कैटेगरी देखने को मिलेगी जो स्पेशली एबल्ड कैटेगरी होगी, विशेष दिव्यांगजन जो है उनके लिए। तो यदि कोई दिव्यांगजन है, ठीक है, तो वो इसके अंदर अपनी जो भी कैटेगरी के अंदर वो आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पर फिल करें। यहाँ पर फिर उनकी सब कैटेगरी जो है वो भी आएगी। सब कैटेगरी के अंदर उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि भाई ब्लाइंड हैं या फिर लेग से रिलेटेड या हैंड से रिलेटेड जो भी, ठीक है, स्पेशल एबिलिटी है उनकी, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। और इसी से संबंधित है आपका यहाँ पर जो अगला आपको देखने को मिलेगा, श्रुत लेखक वाला, ये रहा स्क्राइब। इज स्क्राइब नीडेड, कि श्रुत लेखक की आवश्यकता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर कोई टोटली ब्लाइंड पर्सन है जो लिख नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो उसके लिए लेखक की व्यवस्था जो है वो, श्रुत लेखक की व्यवस्था जो है वो करवाई जा सकती है। वो खुद कर सकता है, नहीं है तो विभाग द्वारा करवाई जा सकती है। तो ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कब अवेलेबल होगा, यदि आप दिव्यांगजन की कैटेगरी के अंदर, अगर आप ब्लाइंडनेस वाली और वो इस तरीके की किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तभी आपका ओपन होगा। अदरवाइज दूसरों को टेंशन लेने की या इस तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए भी चीज को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक अपन पहुंच चुके भी आपके स्पेशली एबल्ड तक। उसके बाद में भी आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हैं तो आप यस करें और नहीं हैं तो नो करें। बच्चों की और ये सब चीज़ें जो है ये नॉर्मल है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर भरें, मस्ट है ये भरना, ठीक है। ध्यान से भरें इसको, एकदम सही तरीके से भरना भाई, ठीक है, कोई गलती नहीं हो, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस होंगे आपके, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, कम्युनिकेट किया जाएगा आरपीएससी की तरफ से, वो इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी के थ्रू होगा। बाद में बहुत दिक्कत आती है, अगर आप गलती से भी कतन गलत भर दोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको चेंज करवाने के अंदर। और सरकारी काम कैसे होते हैं आप खुद बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद में आपके सामने आता है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंध रखते हैं, ठीक है, क्या आप वहां से बिलोंग करते हैं। शेड्यूल्ड एरिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है भाई ये, ठीक है। तो ये राजस्थान अपने राष्ट्रपति और राज्यपाल जो होते हैं उनके थ्रू इस चीज़ को जो है वो डिफाइन किया जाता है। अब राजस्थान के अंदर शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से हैं, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कईयों को वो कहना दिक्कत रहती है। तो देखो, सीधी सी बात बताऊँ, राजस्थान के अंदर 8 जिले ऐसे हैं
8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत आते हैं, जिनके अंदर आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तो तीनों पूरे के पूरे आते हैं, कंप्लीटली आते हैं। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आपका उदयपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, पाली हो गया और सिरोही हो गया। इन 5 डिस्ट्रिक्ट के जो पार्शियल एरिया जो है, या आप ये कह सकते हो कुछ तहसीलें जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसकी पूरी की पूरी देखो PDF इससे रिलेटेड, अगर आप में से किसी को कोई डाउट भी है तो इससे रिलेटेड पूरी की पूरी PDF होती है भाई। ठीक है, और ये भारत का जो राजपत्र है उसके अंदर इसको दिया गया है, तो ये आपके PDF का लिंक आपके कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। पूरा उसके अंदर दे रखा है कि कौन सी तहसील उसके अंदर बिलोंग करती है, कौन सी नहीं करती है, वो सारा का सारा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड करके भी उस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना आप लोग। चलिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। हाँ, तो ये आ गया भाई। और जो बिलोंग नहीं करते हैं भाई इन जगहों से, तो आपके लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन, आप यहाँ पर सीधा सीधा नो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। उसके बाद में जो आपका पत्राचार का पता है कि जहाँ से आपके साथ में भाई किसी भी तरीके का कोई लेटर वेटर भेजना है या वो कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो वो वाला आपके साथ किया जाएगा। तो वो एड्रेस आप यहाँ पर भरें, पिन कोड ज़रूर डालना भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। और जब ये पूरा का पूरा आपका फिल हो जाए तो आप यहाँ पर नेक्स्ट नाम का आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट आपके आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, जो भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी है अब वो लेने शुरू होंगे भाई। तो यहाँ पर आपकी नेशनलिटी कि भारत से संबंध रखते हैं, आपका होम स्टेट कौन सा है। होम स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। क्यों हो जाता है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना भाई, आपके RAS के नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली इस चीज़ को मेंशन किया गया है। आपका RAS का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर पेज नंबर 3 पर लिखा गया है स्पष्ट तरीके से कि किसी भी आपके राजस्थान को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य से अगर संबंध रखता है कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी के अंदर आता होगा नेशनल लेवल पर, बट वो राजस्थान के अंदर अगर अप्लाई कर रहा है किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या RAS के लिए, ठीक है, तो वो जनरल कैटेगरी में ही फॉल करेगा। तो यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं तो भले ही आप वहां पर OBC में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, डजेंट मैटर, अब यहाँ पर जनरल के अंतर्गत ही आवेदन करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इसके अंदर लिखी गई है वो ये चीज ध्यान करना कि यदि राजस्थान राज्य से बाहर की अन्य राज्य की कोई महिला है, वो विवाह के उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, कि विवाह करके आई हैं और फिर भाई उनके हस्बैंड यहाँ पर काम करते हैं या कुछ भी है, ठीक है, या उनका जो ससुराल है वो यहाँ पर है, यहाँ की मूल निवासी बन जाती हैं, तो भी उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको SC, ST, OBC, MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनको जो है आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही उनको आवेदन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका आपका होम स्टेट, गृह राज्य जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीज़ हो जाएगी। अगर आप माइग्रेटेड हैं तो फिर आपके यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज जैसे ही आप नो करेंगे तो या इंडियन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपके सामने स्पेशल कैटेगरीज, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन है। और यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको कई प्रश्न होंगे, तो कोशिश करते हैं अपन उन चीज़ों को इंक्लूड करने की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। इनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, आप सभी को पता होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि भाई एक्स सर्विसमैन जो होंगे वो जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी के अंदर उनको रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हीं सीटों पर वो जाएंगे। ठीक है, वो दूसरी कैटेगरी की सीट्स को कहते हैं ना उनके ऊपर ऑक्यूपाई उनको नहीं करेंगे। तो फर्स्ट थिंग ये। फिर दूसरा फायदा इनको क्या होता है कि इनको 12.5% इनको रिजर्वेशन मिलता है जो आपकी सबऑर्डिनेट पोस्ट होती हैं, अधीनस्थ सेवा के जो पद होते हैं उनके ऊपर, या फिर मिनिस्ट्रियल लेवल पर जो मंत्रालयी पद होते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर मंत्रालयी पदों की बात है नहीं, अपने यहाँ पर स्टेट सर्विस या फिर सबऑर्डिनेट सर्विस की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो 12.5% यानी कि 1/8 जो आपकी सर्विसेज होंगी या पोस्ट होंगी, ठीक है, उनके ऊपर उनको मिलेगा। स्टेट सर्विस के अंदर इनको अभी तक तो नहीं है जितना मैंने पढ़ा, बट बाकी हो सकता है, देखो कुछ ऊपर नीचे हो बातें, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। अब अपन बात करेंगे कि जैसे ही आप एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, जब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे कि वेदर यू आर इन सर्विस एंड यू हैव NOC, ठीक है, और यू आर रिटायर्ड। ठीक है, तो अगर आप सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, तो उस पर क्लिक करें। और यदि आपने NOC
लेकर के आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें कि यदि आप रिटायर्ड नहीं हैं और अगले 1 साल के अंदर अंदर रिटायर होने वाले हैं तो आप एनओसी ले लो, ठीक है। और नहीं है, आप अगर रिटायर होने में अभी काफ़ी टाइम है लेकिन फिर भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हो तो भी आपको आपके डिपार्टमेंट से या संबद्ध जो भी आपका अधिकारी है उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना। और एक्स सर्विसमैन जो है उनके रिगार्डिंग कुछ बात की गई है तो उसको अपन देख लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, आपका जो सेवानिवृत्ति है या रिटायरमेंट जो है सर्टिफिकेट, वो आपको ज्वाइनिंग से पहले आपको देना पड़ेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के टाइम पर तब आपको एनओसी प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं रिटायर्ड नहीं है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी और आपको रिटायर्ड होकर के जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा आपकी ज्वाइनिंग से पहले तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना एक्स सर्विसमैन के हिसाब से। चलिए, तो ये एक्स सर्विसमैन की बात हुई। उसके बाद अपन बात करते हैं, क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हैं। स्पोर्ट्स को लेकर के भी बहुतों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, उनको अपन अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप में से कोई अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला हुआ है या ऐसे कुछ किया हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई मोल नहीं है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। आप जो है यहाँ पर, हालांकि आपके सामने ये चीज़ें दी जाएगी, आपको भरना चाहिए क्योंकि आपको हो सकता है आगे किसी भी तरीके का फ़ायदा मिले आगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेते हुए आपको भरना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया है तो किन्हीं ऑथराइज्ड या ऑथेंटिक जो आपके गेम्स होते हैं उनके अंदर, तो आप इसको मेंशन करें। बाकी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन कौन से हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले बात करें तो 2% जो पोस्ट होती हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंतर्गत आपके प्रदान की जाती हैं। ये सबऑर्डिनेट या मिनिस्ट्रियल जो आपकी जॉब्स होती हैं उनके अंदर 2% मात्र, बट स्टिल 2% है, मैटर तो करता ही है वो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, फिर ये फ़ायदा किस किस को मिलता है, तो ये देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने का जो डिपार्टमेंट है, डीओपी जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, उसके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया हुआ है कि भाई किस किस को जो है वो लाभ मिलेगा। मैं आपको मोटा मोटी इसको बता देता हूँ, आपके इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊँ तो इसके अंतर्गत देखो, यहाँ पे बात करें तो ऐसा कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाला प्लेयर है, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो उनको इसमें स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत लाभ मिलेगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर कैसे, भाई जो भी आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, साउथ एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, वर्ल्ड कप होता है कोई, या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, एशियन चैंपियनशिप होती है, या फिर स्कूल लेवल के इंटरनेशनल लेवल पर जो गेम्स होते हैं या चैंपियनशिप्स होती हैं, या एशियन जो स्कूल या लेवल के आपके जो गेम्स होते हैं या चैंपियनशिप्स होती हैं, उनके अंदर अगर आपने भारत को रिप्रेजेंट किया है तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपको स्पोर्ट्स कोटे का लाभ मिलेगा, ठीक है। और बात करें तो आपने नेशनल लेवल पर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या फिर पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जो भी आयोजित किए जाते हैं गेम्स, उनमें वो गेम भले इंडिविजुअल लेवल का हो, भले टीम गेम हो, डजंट मैटर, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है, तो भी आपको जो है स्पोर्ट्स कोटे के आप लाभार्थी बन सकते हो। और उसके अलावा बात करें तो आपके इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर स्कूल लेवल के जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं, उनके अंदर यदि आप राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए और मेडल विनर हो, आपने मेडल जीता है, तभी सिर्फ और सिर्फ मेडल विनर रहने पर ही आपको क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स कोटे का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बताया है, बाकी आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस चीज़ को देख सकते हो। मेनली क्या है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर के थोड़े से डाउट्स रहते हैं। एक तो कि भाई कौन सी कैटेगरी वाला है, ये शहरिया वाला क्या है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें रहती है कि उनको आइडिया ही नहीं रहता है, वो हो गया आपका, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनको लेकर के काफ़ी वो रहती हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, एनओसीज जो हैं वो आप टाइम से ले लें तो ठीक है। बाकी ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी भी अपन बात कर रहे हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होता है इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है, उस टाइम पर आपको सारे के सारे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और करवाने कौन से पड़ेंगे, जो उस वक्त वैलिड होंगे। अगेन वापस से मैं बोल रहा हूँ, सुनना इस चीज़ को, कंफ्यूज मत होना, उस टाइम में जो भी वैलिड सर्टिफिकेट होंगे वो ही वहाँ पर मान्य होंगे।
आपने अभी बनवा रखा है, पहले बनवा रखा था और बाद में बनवा लोगे, डजंट मैटर, जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन आपके पास में एक वैलिड EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वैलिड OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, उस टाइम का, या पिछले 6 महीने के अंदर बना हुआ, या जो भी RPSC द्वारा बोला जाता है, तो उस वक्त का तो वैलिड आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। NOC आपको उसी टाइम में आपके पास में NOC होनी चाहिए, ये चीजें ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए, तो अपन ने स्पोर्ट्स कोटे की बात कर ली, अब आगे और भी कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के थोड़े कंफ्यूजन चलते रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो, फिर आता है नेक्स्ट आपके पास में, हाँ, कि अगर आप कैदी हो, भूतपूर्व कैदी हो, तो भी आप वो कहते हैं आपसे पूछा जाता है, अगर हो तो बता देना, ठीक है, नहीं है तो ठीक है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप राजस्थान सरकार के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, और इसके अंतर्गत पूछा जाता है स्थायी कर्मचारी हैं या नहीं है, ठीक है। स्थायी का मतलब क्या होता है, एक होते हैं प्रोबेशन के ऊपर, ठीक है, तो जो अंडर प्रोबेशन है वो स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, जिनका फिक्सेशन हो जाता है आफ्टर प्रोबेशन, ठीक है, वो राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी जो हैं वो माने जाते हैं। तो जिनका फिक्सेशन हो रखा है वो भाई, सबसे पहली चीज तो यस और नो करें कि क्या आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हो कि नहीं हो, वहीं पे कर देना, जिनका फिक्सेशन हो रखा होगा वो, ठीक है। और फिर आप अगर हैं तो फिर आप अपना डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिमिटेड डिपार्टमेंट की ही लिस्ट आएगी आपके सामने, ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप उनको मेंशन कर दें अगर उनमें से हो तो, देख लेना जैसे भी हो। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हैं, डिपार्टमेंटल कैटेगरी जो है आपकी, कैंडिडेट जो है DC कैटेगरी में आप फॉल करते हैं या नहीं करते हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है, ठीक है, कैंडिडेट्स की, तो थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान देना, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। RPSC ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ही बहुत सलीके से चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। तो सबसे पहले तो कि डिपार्टमेंटल जो कर्मचारी DC कैटेगरी का लाभ किसको मिल सकता है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। RPSC ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ही आपके तीसरा पेज जो है, थर्ड पेज जो है, उसके ऊपर RPSC ने दे रखा है क्लियरली कि भाई ये जो आपका DC कैटेगरी है, ठीक है, DC कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो वो कर सकते हैं आपके, ये देखो कि राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा जो है आपकी, कॉर्पोरेट की सबऑर्डिनेट सर्विसेज जो है, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, एक्साइज की जो सबऑर्डिनेट सर्विस है, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा, ठीक है, और आपका राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा, और राजस्थान कृषि सेवा कनिष्ठ विपणन अधिकारी, ये वाली जो कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट सर्विसेज, इनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है या मंत्रालय हैं, उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो ही इसके अंतर्गत DC कैटेगरी के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। क्योंकि DC कैटेगरी किसके लिए होती है कि इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं, इन्हीं को ही वहां पर लाभ मिलता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट के, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगर कोई एम्प्लॉइज हैं तो उन्हीं को उसी डिपार्टमेंट के हिसाब से छोटा मोटा उनको लाभ मिलता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि DC कैटेगरी के अंतर्गत कौन आता है, तो सर्टेन RPSC ने मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि उन्हीं वो वाले जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर जो सीरियल नंबर है 2, 4, 8, 12 और 14, ठीक है, जो मैंने सर्विसेज के नाम बोले, इन्हीं के अंदर जो इन्हीं के पदों में विभागीय कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित हैं। अतः इन आरक्षित पदों हेतु संबंधित विभाग में कार्यरत मंत्रालयी कर्मचारी ही आवेदन करें, बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो DC कैटेगरी में कौन फॉल करता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इन्हीं डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो नीचे की पोस्ट के ऊपर, तो ठीक है। एवं आवेदन पत्र के कॉलम में DC विभागीय कर्मचारी का उल्लेख अवश्य करते हुए अन्य आवश्यक पूर्ति करें, अन्यथा DC वर्ग का लाभ आपको देय नहीं होगा। अगर आपने DC कैटेगरी नहीं भरी, ठीक है, तो बाद में बम बम भोले है भाई, मजे करना भाई उसके बाद में, ठीक है। और अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिक यदि इस वर्ग हेतु आवेदन करते हैं तो उन्हें इस वर्ग हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। क्लियरली RPSC ने नोटिफिकेशन में तीसरे पेज के अंदर ऊपर ये बात जो है वो लिख रखी है, इस चीज को विशेष नोट, ठीक है, स्पेशल नोट बना करके लिख रखा है, तो उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि DC कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। चलिए, फिर अगर आप DC कैटेगरी में फॉल करते हो तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको आप मेंशन कर देना, पोस्ट डेजिग्नेशन जो है आपकी वो बता देना, NOC के रिगार्डिंग आप बात कर लेना, ठीक है। फिर आपसे फैमिली इनकम का पूछा जा रहा है, ये यहाँ पर देख लेना, अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो बता देना भाई, ठीक है, नहीं है तो ठीक है, यस और नो कर देना। फिर आपके सामने आती है एडिशनल कैटेगरीज।
अतिरिक्त श्रेणियां, ये क्या है कि भाई इसके अंतर्गत भी सरकार जो है वो और भी कुछ कोटा हुआ करते हैं छोटे मोटे, ठीक है, तो उनका बेनिफिट देने के लिए ये अलग से आपसे पूछा जा रहा है। तो इनके अंदर देखो, एक तो आता है आपका मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज, मंत्रालयी कर्मचारी, यानी कि मंत्रालयों के अधीन कुछ विशिष्ट विभाग काम करते हैं। यदि आप उन विभागों के एम्प्लॉय हैं तो आप इसके ऊपर टिक करें। इसके लिए आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर पता कर लेना भाई, ठीक है, कि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हो कि नहीं आते हो। आपके विभाग में, आपके डिपार्टमेंट में पता करें, या फिर आपकी जो वो कहते हैं डीओपी की गाइडलाइंस हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस है तो उनको देखना। फिर बात करें नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज, तो ये तो भाई आप में से जो भी हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी, राजस्थान सरकार के, ये ध्यान रखना भाई। हाँ, और एक और चीज बता दूं, जो ईडब्ल्यूएस है वो सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे राजस्थान सरकार के होने चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो नेशनल लेवल वाली बात नहीं चल रही है, यहाँ पर राजस्थान सरकार वाले जो नियम है उनके तहत की बात चल रही। तो नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉयज हैं, नॉन गजेटेड एनजी कोटा इसको बोलते हैं भाई, बहुत गजब का कोटा होता है ये। तो एनजी कोटे के अंतर्गत कौन से आते हैं कि ऐसे राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी जो गजेटेड पोस्ट पर नहीं है, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर नहीं है, नीचे की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और उनको काम करते हुए मिनिमम 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। अगर उनको 1 जनवरी 2022 तक काम करते हुए 5 साल का अनुभव हो जाता है राजस्थान सरकार के अधीन, तो फिर वो एनजी कोटे के तहत अप्लाई कर सकते हैं। एनजी कोटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनजी ये वाले नहीं आते हैं, बल्कि उनको और कौन कौन से, पंचायत समिति या जो जिला परिषद के या कोई भी स्टेट की पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी इसके तहत लाभ मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है। राजस्थान सरकार के कोई कर्मचारी हैं तो उसको भी, अगर आप राजस्थान सरकार के एम्प्लॉय हो तो भी आप यहाँ पर टिक करें, आपको बेनिफिट रहेगा। और साथ ही साथ में यदि आप, हाँ, रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन, ये कौन होते हैं भाई, हाँ, इनके एम्प्लॉय हैं तो आप इस पर क्लिक कर देना। रिजर्विस्ट, आर्मी पर्सनल हो तो इस पर क्लिक कर देना। अब ये दोनों क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं भाई। रिलीज्ड इमरजेंसी कमीशन ये क्या है, इसके अंतर्गत वो आपके एम्प्लॉयज या वो व्यक्ति आते हैं जो आपकी इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं। इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर्स या फिर आपके शॉर्ट कमीशनड ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं भाई। और इन लोगों को भी कोटा होता है, ये ध्यान रखना। ओटीए में नहीं होते क्या, जो आपके ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जो होती है उसके अंदर जो काम करते हैं, या शॉर्ट सर्विस के अंतर्गत जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। रिजर्विस्ट जो हैं वो कौन आते हैं, तो हमारी जो इंडियन रिजर्व फोर्सेज हैं उनके अंतर्गत जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है वो इसके अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। जैसे हमारी टेरिटोरियल आर्मी है, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको मोटा मोटी आइडिया हो गया होगा कि आप अगर किसी को भी, कौन व्यक्ति किस कैटेगरी से संबंध रखता है, पहली बात। और मैं आपको फाइनल इसके अंदर बात बोलूं कि जो भी, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आपको कहाँ से क्लियर करना है। सबसे पहले तो आप आरपीएससी का नोटिफिकेशन जो है उसको पूरा पढ़ें, और उसके बाद में जो आपका डीओपी है या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग जारी किया गया है वही चीजें जो है वो अंतिम सत्य मानी जाएंगी, ठीक है। अपन यहाँ पर एक मोटा मोटी ओवरव्यू दे रहे हैं, आपके कोई छोटी मोटी कोई डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करने की अपन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि आपकी ये जो डिटेल्स हैं इनके अंतर्गत कि भाई आप कौन सी कैटेगरी से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो चीजें होगी, ठीक है। चलिए, तो ये जैसे ही आप आपकी पर्सनल डिटेल्स पूरी कर देंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर देखना भाई, सबसे पहले आपको सेकेंडरी इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं के समकक्ष जो आपकी कक्षा होती है, ठीक है, तो या 10वीं जो है, ठीक है, उसको, उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट ग्रुप, विषय समूह। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, बाकायदा आपको नाम लिखने भाई। जैसे मेरे 10th के अंदर क्या रहा था भाई, अपने नॉर्मल जो राजस्थान बोर्ड से जो भी बच्चे हैं उनके कौन से रहे होते हैं भाई, कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, 3 तो ये भाषा के सब्जेक्ट होते हैं। 3 सब्जेक्ट और कौन से होते हैं, मैथमेटिक्स, गणित, साइंस, विज्ञान, और एक होता है एसएसटी, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट अपने रहे होते हैं। तो आप वो सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और आपका मैथमेटिक्स, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है, एसएसटी। तो ये आप 6 नाम लिख देना। किसी के अगर संस्कृत के बजाय पंजाबी रही हो तो वो पंजाबी लिख सकता है, कोई और जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है भी आपके विश्वविद्यालय या स्कूल या संस्थान का नाम। तो यहाँ पर आप वो कहते हैं, या फिर बोर्ड का लिख दो आप, तो ठीक है। तो अपने तो यहाँ पर लिखना है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, तो इसको लिख देना यहाँ पर। और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा रिजल्ट, परिणाम बता देना भाई, पास हो, ठीक है। और
हाँ, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालने पड़ेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि आपकी मार्कशीट या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के बैठना। 10th 12th ग्रेजुएशन वाले ये सारे के सारे काम कहाँ पर आएंगे कि ये जो आपको रोल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपका वो रोल नंबर लिखोगे, ठीक है, आपने कब वो पास किया वो लिखोगे, नीचे डेट आती है भाई, वहाँ पर आपकी जो मार्कशीट होती है उसके अंदर या सर्टिफिकेट जब जारी होता है ना तो उसका नीचे ही नीचे आपकी डेट आती है, तो वहाँ पर आप देख लेना भाई इतने इतने इस दिन इस सन को आप पास आउट हुए हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये ध्यान कर लेना। फिर आपका क्या परसेंटेज रहे उसके अंदर वो आप यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आप 12th के लिए लिखोगे कि 12वीं जो है सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट आपकी जो है 12वीं की बात हो रही है, तो उसके अंदर सब्जेक्ट कौन से रहे होते हैं, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा साइंस PCM रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, और बायो एडिशनल था तो बायो एडिशनल लिखना चाहो तो बायो भी लिख दो, और नहीं है तो आपका PCB होता है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, किसी और का जो भी आर्ट्स वालों के जो भी सब्जेक्ट हो आप लिखें, कॉमर्स वालों के जो भी सब्जेक्ट हो आप लिखें। उसके बाद में विश्वविद्यालय आपका बोर्ड, तो बोर्ड वही अपना राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपका जो रोल नंबर रहा है वो लिखें, आपकी मार्कशीट के अंदर या सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होगा। फिर रिजल्ट क्या रहा वो आप लिखें, कब आपने पास आउट किया वो वहाँ पर डेट होती है भाई बाकायदा नीचे, ध्यान कर लेना, तो वो आप कर सकते हो। या ये सॉरी यहाँ पर तो ईयर ही पूछा जा रहा है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ईयर जो है वो आपका मेंशन करें, जो आपका परसेंटेज है उसको यहाँ पर मेंशन कर देना। सेम इसी तरीके से आपका ग्रेजुएशन का होगा, ग्रेजुएशन आपने क्या वो कहते हैं क्या किया है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग रहा हो, BCA रहा हो, BSc रहा हो, BA रहा हो, BBA जो भी आपका रहा है ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है, BCom रहा है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके बाद में बोर्ड का मेंशन कर दो, जैसे मेरा जो भी यूनिवर्सिटी रहा है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी रहा है, आपने IIT से किया है तो आप IIT लिख सकते हो, NIT से किया है NIT लिख सकते हो, जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी या आपका जयनारायण दास यूनिवर्सिटी है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो भी आपका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रहा है या बोर्ड रहा है वो लिखना है, ये ध्यान रखना भाई। आप यहाँ पर देखो बोर्ड लिखना आपका, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यहाँ पे दोनों जगह पर, या फिर अगर आप CBSE से हैं तो CBSE का लिख देना जो भी हो, और यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, कॉलेज का नाम मत चेप देना, ठीक है, यूनिवर्सिटी का लिखना, विश्वविद्यालय का। और उसके बाद में आपका रोल नंबर लिखें यहाँ पर। और अगर आप अपीयरिंग हैं तो डजन वो कहता है आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो पास्ट एक आएगा आपके पास में पास्ट और एक आएगा आपके पास में अपीयरिंग, ठीक है, तो आप अपीयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना, आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आगे, ठीक है। और अगर आपके पास आगे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई और आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो उनको भी आप एज इट इज आगे मेंशन कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उनकी बात हुई। उसके बाद में बात करते हैं आपकी एक चीज़ आएगी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो है वो डाउट हो रहा है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, तो ये आपके कोई RS RPS वाला कोई पोस्ट प्रेफरेंस अभी नहीं भरना है आपको। बेसिकली अगर आप TSP एरिया से संबंध रखते हैं, शुरुआत में अगर आपने क्लिक किया वो कहते हैं टिक किया होगा या TSP एरिया से अगर आप बिलोंग कर रहे होंगे तो ही आपके सामने ये प्रेफरेंस ओपन होगी। अदरवाइज अगर आप TSP एरिया से नहीं बिलोंग करते हैं, नॉन TSP से हैं, तो ये आपके सामने ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी नहीं होंगी, आपके लिए ओपन भी नहीं होंगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो जो TSP एरिया से बिलोंग करते हैं उनको ये बोला जाता है कि भाई आप कौन से एरिया के अंदर जॉब करना प्रेफर करोगे, कहाँ पर आप पोस्टिंग लेना प्रेफर करोगे, वेदर TSP और नॉन TSP एरिया, ठीक है। तो ये TSP एरिया वालों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा, बाकियों के लिए नहीं रहेगा। उसके अलावा आगे अपन बात करें तो एक्सपीरियंस अनुभव की बात है कि भाई जॉब एक्सपीरियंस आपका कहीं पर रहा हो। यहाँ पर सरकार के अधीन या सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं हो रही है क्योंकि वो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, और जबरदस्ती मेंशन करना चाहो तो भले कर देना। अदरवाइज ये बात की जा रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपका कहीं पर कोई विशेषज्ञता के रूप में आपने एज ए स्पेशलिस्ट कहीं पर काम किया हो या किसी भी तरीके का आपका कोई भी काम रहा हो और आपको लगता है कि वो वर्थ मेंशनिंग है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको उसको मेंशन कर देना है कि भाई आपने कहाँ पर किस प्रकार का आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है, कब से कब तक लिया है, ठीक है, कितने साल हो गए, कौन आपका एम्प्लॉयर था, नियोक्ता कौन था, उस चीज़ के बारे में, क्या ग्रेड पे, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं सारी की सारी आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारा जब आपका फिल हो जाए उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट का बटन, ठीक है, इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अब आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। देखो भाई अभी तक अपन क्या कर चुके हैं, आपकी बेसिक डिटेल्स को फिल कर चुके हैं, फिर पर्सनल डिटेल्स को फिल कर चुके हैं, और उसके बाद में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन और
एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको अपन फिल कर चुके। अब अपन फॉर्म भरने के सबसे लास्ट स्टेप पर आ गए हैं, जहाँ पर आपको आपका फोटोग्राफ जो है वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको आपकी फोटोग्राफ जो है उसको अपलोड करना है। मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बोला था कि आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर 50 से 100 केबी के बीच में और एक पर्टिकुलर पिक्सल वाला जो है आपका फोटोग्राफ आपको लेकर के रखना है। वो फोटोग्राफ आप यहाँ पर अपलोड कर देना, चूज फाइल पर क्लिक करके, ठीक है, आप अपलोड कर देना, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर सिग्नेचर जो है आपका सिग्नेचर का फोटोग्राफ जो है 10 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देना, चूज फाइल करके अपलोड कर देना। आपका कोई बॉडी मार्क है, अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि भाई आपके लगी भी है कहीं पर, कोई आपके तिल का निशान है, मूल है कहीं पर, ठीक है, कहीं लगी भी है, जैसे ठीक है फूटे हुए हो कहीं पर बेड़ बेड़ करके बचपन के अंदर गिर करके लगी भी है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाए, आपने यहाँ पर ये कर दिया सारा का सारा, एक बार चेक कर लेना उसको और उसके बाद में आप इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करना। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास में एक पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपकी सारी की सारी डिटेल्स होंगी, जो भी अभी तक आपने भरा है वो सारा का सारा डिटेल्स होगी, ठीक है। आप उन डिटेल को एक बार वापस से क्रॉस चेक करना कि जो चीज़ें मैंने भरी है वो सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो अगर आपकी वो सारी की सारी चीज़ें सही हो तो नीचे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करना, और कंफर्म के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके आगे जो है ये पेज खुल जाएगा। कंफर्म और नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे तो आपका ये पेमेंट वाला पेज जो है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पेमेंट वाला पेज ओपन हुआ। इसके ऊपर आपका जो भी जिस भी डेट को आप भर रहे हो फॉर्म, आपका नाम, कैटेगरी, सारी जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है पे फीस के ऊपर, ठीक है। तो जब आप पे फीस के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास में पेमेंट मेथड वाला पेज ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप जिस भी तरीके से आपको सूटेबल लगता है उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो और आप अपना फॉर्म जो है उसको पूरा का पूरा फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे ही पेमेंट कंफर्म कर दोगे, ओटीपी डाल दोगे उसके अंदर, आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद में आपको ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा योर एप्लीकेशन आईडी इज। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी होगी वो आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगी, मेंशन हो जाएगी। यहीं पर दो चीज़ें और आपको दिखेगी, क्लिक हियर फॉर टू प्रिंट फी रिसीट। तो एक तो इस पर क्लिक करके आपकी फी रिसीट जो है, फीस की जो रसीद है उसको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल करना भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड कर लेना। ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी दोनों की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। और अब आपका फॉर्म जो है वो पूरा का पूरा भरा जा चुका है और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने या आपके पास में पीडीएफ के रूप में भी सेव रहेंगी, उपलब्ध रहेंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आरएएस का पूरा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी होती है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करनी है पढ़ाई जम करके। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स मंगवा लेना, नहीं है तो नोट्स आपके पास पड़े होंगे स्प्रिंग बोर्ड के, जम करके पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो और आरएएस बनो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप में से किसी को किसी भी तरीके की कुछ चीज़ें अगर क्लियर नहीं हुई है, कोई डाउट है, तो एक चीज़ मैंने पहले भी बोली, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी आपके कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उनमें जाकर के आपको पता करना है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कोई उसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस है, कोई वो कहते हैं नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, तो आपको उसी को प्रेफर करना है। अपन ने यहाँ पर मोटा मोटी आपके कोई कन्फ्यूजन से, ठीक है, कोई क्वेरीज थी तो उनको एड्रेस करने का प्रयास किया है, एटलीस्ट कि आपकी कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपकी दूर हो जाए। कोई क्वेरीज हैं आपकी, कोई समस्याएं हैं आपकी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, और दूसरी एक और चीज़ कि ये फॉर्म भरने के बाद में यदि किसी भी प्रकार की फिर भी कोई गड़बड़ रह जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, तो कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आपको एक बार जब फॉर्म पूरे फिल हो जाएं उसके बाद में आरपीएससी वापस से फॉर्म को शुद्धिकरण के लिए आपको वापस से टाइम देती है, नोटिस जारी करती है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी आपको उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करना है आपके फॉर्म के अंदर तो आप बाद में भी कर सकते हो। बस उसके अंदर एक ही चीज़ चेंज नहीं हुई, वो है नेम ऑफ एप्लीकेंट। आवेदक का जो नाम है वो नहीं बदला जा सकेगा। बाकी कोई कैटेगरी भरना भूल गए हो या गलती से कोई दूसरी कैटेगरी के अंदर आपने अप्लाई कर दिया है या कोई और भी किसी तरीके की कोई कमी रह गई हो, ठीक है, तो वो कमी बेसी आप बाद में वापस से आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है। बट उसके बाद में किसी भी तरीके की कोई भी सुधार जो है या शुद्धिकरण जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, खूब मेहनत करिए और आरएएस का फॉर्म जो है वो निश्चित टाइम के अंदर ही भर देना, क्योंकि आरपीएससी की साइड जो है कई बार ट्रैफिक लोड ज़्यादा हो जाता है तो
थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो समय रहते फॉर्म को भर दें। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आरएएस के एग्ज़ाम के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू।